वहीं पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम चिट्ठी लिखी है। चुनाव की घोषणा से पहले देशवासियों के नाम पीएम मोदी ने एक पत्र लिखा है और इस चिट्ठी में पीएम मोदी ने लिखा है कि आपका समर्थन मिलता रहेगा, ऐसा विश्वास है। राष्ट्र निर्माण के लिए मेहनत हम करते रहेंगे, ये मोदी की गारंटी है। विकसित भारत के लिए आपका समर्थन चाहिए, राष्ट्र निर्माण के प्रयास बिना रुके जारी रहेंगे। इसके साथ ही चिट्ठी में वो आगे लिखते हैं कि 140 करोड़ परिवारजनों का विश्वास मेरे साथ है। विकसित भारत के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की चिट्ठी, जिसमें कि आपको बताते चलें, पहले देशवासियों के नाम का ये पत्र, चिट्ठी में पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि आपका समर्थन मिलता रहेगा, ऐसा विश्वास है। राष्ट्र निर्माण के लिए मेहनत करते रहेंगे, ये मोदी की गारंटी है। विकसित भारत के लिए आपका समर्थन चाहिए, राष्ट्र निर्माण के प्रयास बिना रुके जारी रहेंगे और 140 करोड़ परिवारजनों का विश्वास मेरे साथ है। विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो पीएम ने देशवासियों के नाम एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने देशवासियों के लिए काफी कुछ कहा है। चुनाव की घोषणा से पहले ये चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी है। आपको बता दें कि चिट्ठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी कुछ लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है आपका समर्थन मिलता रहेगा, ऐसा विश्वास है। राष्ट्र निर्माण के लिए मेहनत करते रहेंगे, ये मोदी की गारंटी है। विकसित भारत के लिए आपका समर्थन चाहिए, राष्ट्र निर्माण के प्रयास बिना रुके जारी रहेंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने साफ कर दिया है कि वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में सवाल है कि क्या हाजीपुर में चाचा और भतीजे के बीच घमासान होगा? हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हाजीपुर में चाचा भतीजे में घमासान। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही बातचीत के बीच आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने बड़ा बयान दिया है। पशुपति पारस ने दो टूक शब्दों में कहा है कि वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ पशुपति पारस किसी भी हाल में हाजीपुर सीट छोड़ने को तैयार नहीं दिख रहे हैं, दूसरी ओर माना जा रहा है कि एनडीए की सीट शेयरिंग में हाजीपुर सहित एलजेपी कोटे की 5 सीटें चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के खाते में जा रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या 2024 में हाजीपुर में चाचा भतीजे में घमासान होगा? पारस के बयान से उठे सवाल ने बिहार की राजनीतिक गलियारे में हलचल पैदा कर दी है। चिराग की पार्टी के नेताओं का कहना है कि पारस अगर लड़ते हैं तो उनकी पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं कि हम 3 सीट पे अकेले चुनाव लड़ेंगे। भाई स्वागत है आपका, जिसके पास 500 वोट नहीं है, जो अनुकंपा पे मंत्री बन के 2.5 साल 3 साल मलाई खाई है, जिसने परिवार और पार्टी को तोड़ा है, उसका स्वागत है। जो भी आपने भ्रम की स्थिति पाल रखी है वो भी खत्म हो जाएगा, एक जगह से जमानत नहीं बचेगी। जबकि बीजेपी को उम्मीद है कि पशुपति पारस की पार्टी से समझौता हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में चूंकि भाजपा बड़े भाई की भूमिका में है एनडीए में, इसलिए भाजपा सबसे बातचीत करके निर्णय लेती है। हाजीपुर को लेकर चाचा भतीजे में छिड़ी सियासी जंग ने आरजेडी को तंज कसने का मौका दे दिया है। लेकिन आदरणीय पशुपति पारस जी के साथ बीजेपी ने धोखा किया, ये दर्द उनका आज छलका है, ये दिख रहा है। पारस के बयान के बाद सबकी नजरें एनडीए की तरफ से जारी होने वाले सीट शेयरिंग के फाइनल फॉर्मूले पर टिक गई है। लेकिन सवाल है कि हाजीपुर में अगर चाचा भतीजा आमने सामने चुनाव लड़ जाते हैं तो परिणाम क्या होगा? अमितेश सिंह के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।
तो लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे पर राजनीतिक दल अपने अपने सहयोगियों के साथ सहमति बनाने में लगे हुए हैं और सूत्रों की माने तो बिहार में इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है और सीटों का फॉर्मूला भी तय हो चुका है। किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं, आइए आपको बताते हैं। शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन इंडिया अलायंस में अब तक सीटों का फॉर्मूला सेट नहीं हो पाया। हालांकि सूत्र बताते हैं कि बिहार में इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरजेडी 28 सीट पर चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस 9 सीट पर चुनाव लड़ेगी, सीपीआई-एमएल को 2 सीटें मिलेंगी और सीपीआई के खाते में 1 सीट जा रही है। मतलब बिहार में इंडिया अलायंस का फॉर्मूला 28, 9, 2 और 1 का है। राष्ट्रीय जनता दल का जहां मजबूत आधार है, हम राजस्थान मध्य प्रदेश में बड़ी भूमिका में नहीं रह सकते हैं, हम वहां सहयोगी हैं। जो जहां बड़ी भूमिका में हैं तो स्वाभाविक है सबको ट्रस्ट करना पड़ेगा। और याद रखिए, हम लोग लगातार एक बात को कहते रहे हैं, जो रीजनल पार्टियां राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए पर्याप्त है, मजबूत है, उसको सब लोग मिलकर सहयोग कर। 2019 में बिहार में महागठबंधन का स्वरूप अलग था और सीटों का बंटवारा भी अलग तरीके से हुआ था। 2019 में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में आरजेडी को 20, कांग्रेस को 9, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 5, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 3, वीआईपी को और सीपीआई-एमएल को आरजेडी कोटे से 1 सीट मिली थी। यानी कि पिछली बार महागठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी, मांझी की हम और मुकेश सहनी की वीआईपी भी शामिल थी। लेकिन इस बार मांझी और कुशवाहा एनडीए में हैं, जबकि वीआईपी के मुकेश सहनी का अब तक कुछ भी तय नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस ने पिछली बार से ज्यादा सीटों की डिमांड रखी थी, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि सीटों का समीकरण अब सेट हो चुका है, ऐलान बाकी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने के 47 दिन के बाद नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। बीजेपी कोटे के 12 नेताओं ने और जेडीयू कोटे से 9 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। जेडीयू ने जहां पुराने चेहरों पर भरोसा जताया है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने आधा से ज्यादा नए चेहरों को मौका दिया है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नीतीश कुमार की टीम पूरी हो चुकी है, जिसमें सामाजिक समीकरण का खास ख्याल रखा गया है। मैं मंगल पांडे, अशोक चौधरी, मैं मदन सहनी, शपथ ली थी डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। 28 जनवरी 2024 को बिहार में एनडीए की नई सरकार बनी और नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 28 जनवरी को नीतीश सहित 9 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली। बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ। शुक्रवार को 21 विधायक और विधान पार्षदों ने मंत्री पद की शपथ ली। सबसे पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने मंत्री पद की शपथ ली। अगर पार्टी वाइज मंत्रियों की बात करें तो जेडीयू कोटे से सुनील कुमार, शीला मंडल, अशोक चौधरी, महेश्वर हजारी, जयंत राज, जमा खान, लेसी सिंह, रत्नेश सदा और मदन सहनी ने मंत्री पद की शपथ ली। तो वहीं बीजेपी से 12 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें रेणु देवी, मंगल पांडे, नीतीश मिश्रा, नीरज बबलू, नितिन नवीन, दिलीप जायसवाल, संतोष सिंह, जनक राम, केदार प्रसाद गुप्ता, हरि सहनी, कृष्ण नंदन पासवान और सुरेंद्र मेहता के नाम शामिल हैं। जेडीयू ने जहां अपने सभी पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया, तो वहीं बीजेपी ने नए चेहरों को मौका दिया। बिहार कैबिनेट में कुल 36 मंत्री हो सकते हैं। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 30 हो चुकी है। नीतीश कैबिनेट में जातीय और सामाजिक समीकरण का खास ख्याल रखा गया है। पिछड़ा वर्ग से 8 मंत्री, अति पिछड़ा वर्ग से 5 मंत्री, दलित कोटे से 7 मंत्री, सवर्ण 9 मंत्री, जबकि अल्पसंख्यक कोटे से 1 मंत्री बनाए गए हैं। यानी लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए सरकार ने सामाजिक समीकरण साधने की पूरी कोशिश की है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल
शुक्रवार को नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ, लेकिन उसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ऐतिहासिक 108 फैसले लिए गए, जिसमें बिहार सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों का डीए 4% बढ़ा दिया गया है, जिससे उनका डीए बढ़कर अब 50% हो गया है। वहीं पटना के मोइनुल हक स्टेडियम को बीसीसीआई को लीज पर देने का फैसला किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा और भागलपुर में नया एयरपोर्ट बनाने की स्वीकृति दी गई है। नए एयरपोर्ट निर्माण का निर्णय लिया है। एक भागलपुर एयरपोर्ट का निर्माण करने का निर्णय लिया, नया एयरपोर्ट, और दूसरा राजगीर में एक नया एयरपोर्ट। तो ये 6000 फीट का रनवे होगा। वर्तमान में भागलपुर सिटी में रनवे जो है शहर के बीचों बीच आ गया है, और इस कारण से कोई कमर्शियल विमान जो है अब संचालित नहीं होते हैं। तो इस संबंध में राज्य सरकार ने एक नया एयरपोर्ट भागलपुर में निर्माण का निर्णय लिया है। वेतन और पेंशन प्राप्त करने जो कर्मी हैं उनका डीए 412% से बढ़ाकर 427 कर दिया गया है, और सष्टम केंद्रीय जो वेतनमान है वो 221% से बढ़ाकर 230 कर दिया गया है।